नंदिता मैम, आपने मेरी बहुत मदद की है। मैं हमेशा से कंप्यूटर के बारे में जानना चाहता था। तो क्या तुम कंप्यूटर का इतिहास जानना चाहते हो, राजेश? बिल्कुल मैम। क्या आपको कंप्यूटर के इतिहास के बारे में पता है? हाँ राजेश, तो मैं तुम्हें पहले कंप्यूटर के उत्पत्ति के बारे में बताती हूँ। हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कंप्यूटर हमारी दुनिया में कैसे आया। तभी हम साइबर स्पेस और साइबर सिक्योरिटी के बारे में ठीक तरह से समझ पाएंगे। जीवन के शुरुआती वक्त से ही इंसान गिनती करने की कोशिश करता रहा है। इंसान अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखता था और धीरे धीरे उसने इनके जरिए गिनती की समझ विकसित कर ली। जिंदगी की शुरुआत में इंसान अपनी उंगलियों पर गिनता था। उसके बाद पत्थरों के जरिए, रेत या चट्टानों पर लाइन खींचने लगा। धीरे धीरे इंसान ने औजार और हथियार बनाना सीख लिया जो उसकी रोज की जरूरतों को पूरा करते थे। मैम, तो क्या आप मुझे गणना की उत्पत्ति के बारे में बता सकती हैं? हाँ, दरअसल उच्च गणना की शुरुआत अबैकस के आविष्कार के बाद ही शुरू हुई। क्या तुम्हें पता है राजेश, गणना करने वाली पहली मशीन का नाम अबैकस था। सच में? मुझे लगता है स्कूल में अब भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। सही कहा राजेश, स्कूल्स में अब भी इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। अबैकस एक आसान साधन है। ये लकड़ी के एक फ्रेम से बना होता है जिसकी पत्तियां धागे या लकड़ी के बार्स में क्रम में सजाई जाती हैं। अबैकस के जरिए इंसान उन संख्याओं को भी गिन सकता था जो उंगलियों पर नहीं हो पाती थीं। फंक्शन में समानता होने की वजह से अबैकस को आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज कहा जाता है। मैं समझ सकता हूँ। उस वक्त एबेकस को चलाना काफी मुश्किल भरा रहा होगा। हाँ राजेश, उस वक्त ये एकदम नया था। फिर 17वीं शताब्दी में ब्लेज पास्कल की खोज के बाद कंप्यूटर के विकास का अगला दौर शुरू हुआ। सच में? तो ब्लेज पास्कल ने क्या विकसित किया नंदिता मैम? तब तक बड़े योग की गणना करने की मांग काफी बढ़ गई थी। ब्लेज पास्कल ने 17वीं शताब्दी में एक मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया जिसमें अंकों के साथ व्हील्स लगे थे। इसे ही अरिथमेटिक मशीन या पास्कलिन के नाम से जाना जाता है। इससे 8 अंक लंबे योग को जोड़ा या घटाया जा सकता था और कुल 10 अंक होते थे। ब्लेज पास्कल के बाद क्या हुआ? क्या क्रांति ने कुछ नया बनाया? बेशक, पर ये काफी वक्त के बाद हुआ। तुम्हें चार्ल्स बेबेज के बारे में बताना ज्यादा जरूरी है। तुम्हें पता होना चाहिए कि उन्हें आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहा गया है। मुझे कुछ नहीं पता नंदिता मैम। चार्ल्स बेबेज कौन थे? चार्ल्स बेबेज एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जिन्होंने पहली बार ये कहा था कि गणितीय गणनाएं एक ऑटोमेटिक मशीन के जरिए भी की जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि गणना को आसान ऑपरेशंस में बदला जा सकता है। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता माना जाता है। और अंत में 1833 में उन्होंने पहले नेविगेशनल कैलकुलेशंस को डिजाइन किया। इसने एक इंजन का रूप ले लिया जिसे एनालिटिकल इंजन कहा गया। प्रोग्राम्स और डेटा को पंच कार्ड्स के जरिए मशीन में भेजा जाता था। पंच कार्ड एक ऐसा प्रोसेस था जिसका इस्तेमाल मैकेनिकल लूम्स को निर्देश देने के लिए किया जाता था।
जैसे कि जैकर्ड लूम। आउटपुट के लिए मशीन में एक प्रिंटर, एक वक्र आलेखक और एक घंटी लगी होती थी। ये मशीन कार्ड्स पर संख्याएं भी पंच कर सकती थी। इंजन में एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कंडीशनल ब्रांचिंग के रूप में कंट्रोल फ्लो और लूप लगा होता था। इसमें एक इंटीग्रेटेड मेमोरी भी लगी होती थी। चार्ल्स बेबेज ने जिस मशीन को डिजाइन किया था वो उस वक्त से करीब 1 सेंचुरी एडवांस थी। इस मशीन के सभी पार्ट्स हाथ से बनाए गए थे। हालांकि चार्ल्स बेबेज अपने जीवन काल में इस मशीन को पूरा नहीं कर पाए। उनके बेटे हेनरी बेबेज ने 1888 में एनालिटिकल इंजन्स कंप्यूटिंग यूनिट का सिंप्लीफाइड वर्जन बनाया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब इंग्लैंड और जर्मनी आमने सामने थे, तब ब्रिटेन ने जर्मन मिलिट्री कम्युनिकेशंस के एक खुफिया एनक्रिप्ट मैसेज को पढ़ लिया था और जर्मन एन्क्रिप्शन मशीन एनिग्मा को इलेक्ट्रोमैकेनिकल बॉम्ब्स की मदद से तबाह कर दिया। इसके बाद ब्रिटेन ने मैक्स न्यूमैन और उनके साथियों का एक कमीशन बनाकर उनसे कॉलोसस बनाने के लिए कहा, जो जर्मनी की ज्यादा विकसित लॉरेंस मशीन्स जो हाई लेवल आर्मी कम्युनिकेशंस में इस्तेमाल की जाती थीं, उनको क्रैक कर सके। इसके थोड़े दिनों बाद एक अमेरिकन प्रोफेशनल को अमेरिकी सेंसस की जिम्मेदारी सौंपी गई। उसने डेटा स्टोर करने के लिए एक पंच कार्ड मशीन तैयार की और गणना में मदद के लिए पहली बार इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया। इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल ने मैकेनिकल कंप्यूटर्स के दौर को खत्म कर दिया और गणना करने की एक नई शुरुआत हुई। एक इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉर्ज बूल ने भी इलेक्ट्रिसिटी को बाइनरी सिस्टम का आधार बनाने का सुझाव दिया था। इन सभी लोगों का कंप्यूटर की खोज में इतना महत्वपूर्ण योगदान है, यकीन नहीं होता। सही कहा राजेश, पर यही सच है। इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला पहला कंप्यूटर कब बना था नंदिता मैम? राजेश, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला पहला कंप्यूटर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बना था। इसे इनियाक कहा जाता था। अमेरिका में बना इनियाक या इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर वहां बना पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। एनियाक कोलोसस से ज्यादा तेज और उपयोगी था। कोलोसस की ही तरह इनियाक में भी एक प्रोग्राम को पैच केबल्स और स्विचेस से पहचाना जाता था। इनियाक को प्रोग्राम्ड करने वाली 6 महिलाएं थीं और उन्हें इनियाक गर्ल्स कहा गया। इसने तेज गति की इलेक्ट्रॉनिक्स को जोड़कर उन्हें जटिल समस्याओं के लिए प्रोग्राम्ड करने वाला बना दिया। ये 1 सेकंड में 5000 बार जोड़ घटा सकती थी। उस वक्त के किसी भी मशीन से 1000 गुना तेज थी। साथ ही इसमें गुणा, भाग और वर्गमूल के मॉड्यूल भी शामिल थे। इसे यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के जॉन मॉकली और जे प्रेस्पर एकर्ट की देखरेख में बनाया गया था। इनियाक में 1943 से लेकर 1945 में तब तक संशोधन होता रहा, जब तक इसे पूरी तरह चालू नहीं कर दिया गया। हालांकि ये मशीन बहुत बड़ी थी। इसका वजन करीब 30 टन का था। ये 200 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर खर्च करती थी। इसमें 18,000 से ज्यादा वैक्यूम ट्यूब्स, 1,500 रिलेज और सैकड़ों हजारों की संख्या में रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स लगे हुए थे। तो क्या एनिक ने कंप्यूटर का नया दौर शुरू किया? हाँ,
लेकिन इसके बाद काफी विकास हुआ। तुम्हें पता है राजेश, आधुनिक कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट कब दिया गया था? मुझे नहीं पता नंदिता मैम। दरअसल आधुनिक कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट सबसे पहले एक इंग्लिश गणितज्ञ एलन ट्यूरिंग ने 1936 में दिया था। ट्यूरिंग ने एक बहुत ही सरल उपकरण यूनिवर्सल कंप्यूटिंग मशीन पेश की थी। उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि इस तरह की मशीन टेप में स्टोर्ड किसी भी गणनीय की निर्देश के मुताबिक गणना कर सकती है। इसके थोड़े दिनों बाद ही उन्होंने एक ऐसी तकनीक इजाद की जिससे ये मशीन प्रोग्रामेबल हो गई। ट्यूरिंग के डिजाइन का कॉन्सेप्ट स्टोर्ड डेटा पर आधारित था। इसके मुताबिक गणना करने के लिए सारे निर्देश मेमोरी में रखे गए थे। ट्यूरिंग की बनाई मशीन्स मौजूदा वक्त में भी कंप्यूटेशन थ्योरी की स्टडी में काफी कारगर हैं। अगर उनके सीमित मेमोरी स्टोर वाली बाध्यता को छोड़ दिया जाए तो मॉडर्न कंप्यूटर्स ट्यूरिंग के विकसित मशीन का ही रूप हैं। इसके बाद वॉन न्यूमैन ने भी मॉडर्न कंप्यूटर्स के लिए ट्यूरिंग की धारणा को सही माना। इन 3 मशीनों में से पहली मशीन 1941 में बनी। वो वैक्यूम ट्यूब्स के जरिए काम करती थी। इससे कंप्यूटर्स तेज तो चलते थे पर उनका वजन ज्यादा हो गया। तो मतलब वैक्यूम ट्यूब्स ने सारी प्रॉब्लम्स को हल कर दिया? बिल्कुल नहीं। अब वैक्यूम ट्यूब्स का कोई इस्तेमाल नहीं है। मैं तुम्हें और बताती हूँ। तो राजेश, क्या तुम्हें पता है कि पहली और दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर्स कम्युनिकेशन मशीन्स के रूप में कब विकसित हुए? कृपया बताइए नंदिता मैम। देखो, शुरुआती गणितीय मशीन्स में प्रोग्राम्स फिक्स होते थे। उनके फंक्शंस बदलने पर उन मशीन्स को फिर से बनाने और रीवायरिंग की जरूरत पड़ती थी। एक स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर इस तरह डिजाइन रहता है जिसमें निर्देश मेमोरी में स्टोर रहता है और कंप्यूटर उसी के मुताबिक गणना करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के जॉन वॉन न्यूमैन ने भी एडवैक पर अपनी पहली रिपोर्ट जाहिर की थी, जिसे इनियाक के बाद 1945 में दूसरी जनरेशन कंप्यूटर का प्री मॉडल माना गया। इसके बाद मैनचेस्टर बेबी सामने आया। ये दुनिया का पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था। इसे विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के फ्रेडरिक सी विलियम्स, टॉम किलबर्न और जियोफ टूटिल ने मिलकर बनाया था। इसमें सबसे पहला प्रोग्राम 21 जून 1948 को रन हुआ था। उस वक्त ये पहली वर्किंग मशीन थी जिसमें मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाली सभी खूबियां शामिल थीं। मैनचेस्टर बेबी के बनाने के बाद एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। मैनचेस्टर मार्क 1 का बनना उसी डेवलपमेंट का नतीजा था। उसके कुछ वक्त बाद ही डेवलपमेंट की सीरीज में मार्क 1 मॉडर्न कंप्यूटर के रूप में सामने आया। इसे फेरेंटी मार्क 1 भी कहा गया। ये दुनिया का पहला कंप्यूटर था जो हर काम के लिए था और 1951 में व्यावसायिक रूप से सबके लिए उपलब्ध था। तो क्या हम आजकल फेरेंटी मार्क 1 वर्जन यूज करते हैं? नहीं, आज के कंप्यूटर्स के मुकाबले वो बहुत पुराने मॉडल हैं। नए कंप्यूटर्स काफी अलग हैं। तुम्हें पता है राजेश, उसके बाद क्या क्या हुआ? कृपया बताइए नंदिता मैम। ठीक है, 1955 में ट्रांजिस्टर बनाया गया था। ट्रांजिस्टर्स ने वजनी वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ले ली। ये कंप्यूटर के विकास का सेकंड जनरेशन था।
ट्रांजिस्टर्स ने सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स को जन्म दिया। वैक्यूम ट्यूब्स के मुकाबले ट्रांजिस्टर्स से कई फायदे हैं। वो छोटे होते हैं और वैक्यूम ट्यूब से कम पावर खर्च करते हैं। साथ ही उनसे कम हीट निकलती है। सिलिकॉन जंक्शन ट्रांजिस्टर्स वैक्यूम ट्यूब से ज्यादा भरोसेमंद थे और लंबे वक्त तक या अनिश्चित वक्त तक सेवाएं दे रहे थे। साथ ही ट्रांजिस्टर्स से बने कंप्यूटर्स में हजारों की संख्या में बाइनरी लॉजिक सर्किट स्टोर किए जा सकते थे। दुनिया में पहला ट्रांजिस्टराइज्ड कंप्यूटर 1953 में शुरू हुआ था और इसका दूसरा संस्करण अप्रैल 1955 में बनकर तैयार हुआ था। ये काफी मजेदार है कि ट्रांजिस्टर्स ने वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ले ली। हाँ, हालांकि इसके बाद भी कई बदलाव होते गए राजेश। मैंने इंटीग्रेटेड सर्किट्स के बारे में भी काफी सुना है। इसने भी कंप्यूटर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सही कहा राजेश। 1952 में इंटीग्रेटेड सर्किट्स या आईसीज के आविष्कार ने कंप्यूटर के विकास को नई राह दी। इंटीग्रेटेड सर्किट की खोज के बाद गणनीय शक्ति में कई खास बदलाव किए जा सके। इंटीग्रेटेड सर्किट का विचार सबसे पहले 1952 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के रॉयल रडार एस्टैब्लिशमेंट में काम करने वाले एक रडार साइंटिस्ट जियोफ्रे W.A. डमर ने दिया था। सबसे पहले जैक किल्बी ने टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स और रॉबर्ट नॉइस ने फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर में आईसीज बनाया था। किल्बी ने अपने नए गैजेट्स को सेमीकंडक्टर मटेरियल के रूप में पेश किया। इस मटेरियल में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को फ्रेम करने वाले सभी तत्व शामिल थे। रॉबर्ट नॉइस के बाद एक अमेरिकी भौतिक शास्त्री ने नया सिलिकॉन चिप बनाया। उनके चिप ने उन मुद्दों को भी हल कर दिया जो किल्बी नहीं कर सके थे। ये चिप्स सिलिकॉन से बनाए गए थे, जो किल्बी के जर्मेनियम से बने चिप्स के मुकाबले बेहतरीन थे। नए आईसीज बनने के बाद दुनिया में कंप्यूटर्स का कमर्शियल और पर्सनल लेवल पर खूब इस्तेमाल किया जाने लगा। इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर की खोज की गई। प्रीमियर माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इंटेल में काम करने वाले टेड हॉफ, फेडेरिको फैगन और स्टैनली मेजर ने दिया और उन्होंने ही इसे बनाया। तो क्या हमारे सिस्टम में लगा माइक्रो प्रोसेसर सबसे आधुनिक खोज है? हाँ, अब तक तो है। हालांकि कोई नहीं जानता कि कब कोई नई खोज सामने आ जाए। इसके बाद राजेश, साइंटिस्ट्स ने जिस सबसे जरूरी चीज की खोज की वो इंटरनेट है। हाँ, इसी की वजह से हमारी दुनिया मॉडर्न है नंदिता मैम। बिल्कुल ठीक। दरअसल रिसर्च साइंटिस्ट कंप्यूटर को हर तरह के काम में इस्तेमाल करना चाहते थे। इसी के चलते इंटरनेट का विकास हो पाया। अमेरिका की एक डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, जिसे APRA भी कहते हैं, इसने ये फैसला किया कि अलग अलग जगहों के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में बैठे लोगों के साथ कंप्यूटर शेयर किया जाएगा। इसी पर चलकर आगे डेटा लिंक्स शेयर करने के लिए एक नेटवर्क बना, जिसे हम ARPANET कहते हैं। इस विचार को कई रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ साझा किया गया था और इंटरनेट के विकास में कई साइंटिस्ट ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके बाद इंटरनेट उन साइंटिस्ट्स के लिए गौरव बन गया जो कंप्यूटर के जरिए
इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते थे। ये मौजूदा वक्त के इंटरनेट युग की शुरुआत थी। उसके बाद 1970 के दौर में कई स्वतंत्र कंप्यूटर नेटवर्क्स सामने आए। ये सभी नेटवर्क्स आरपानेट के जरिए एक दूसरे से जुड़े थे। विंडसर्फ एक प्रोफेसर और एक इंजीनियर रॉबर्ट कान ने मिलकर कॉमन ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स या टीसीपी बनाया। दरअसल टीसीपी का काम कुछ रूल्स को फॉर्म करना है। इन्हीं रूल्स के मुताबिक हर इंसान इंटरनेट के जरिए अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकता है। साथ ही ये भेजे गए या रिसीव किए गए मैसेजेस के सही तरीके से पहुंचने की भी जांच करता है। आजकल हम जिस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं वो इंटरनेट प्रोटोकॉल या आईपी है। आईपी मैसेज को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर भेज देता है। अगर आप किसी को कोई मैसेज भेज रहे हो तो उसे बिल्कुल उसी जगह पहुंचना चाहिए जहां आपने भेजा है। तो राजेश, टीसीपी के विकास के बाद टीसीपी या आईपी की खोज की गई। ये क्या है नंदिता मैम? टीसीपी या आईपी एक फंक्शन है जो कई नेटवर्क्स को जोड़ने का काम करता है। इसी की खोज के बाद सारे कंप्यूटर्स इंटरनेट से जोड़े जाने लगे और इसीलिए इसे नेटवर्क का नेटवर्क कहा गया। ये ही आजकल इंटरनेट कहा जाता है। उसके बाद 1973 में ज़ेरोक्स ने एथरनेट का विकास किया। मौजूदा वक्त में सफल संचार एथरनेट की वजह से ही संभव है। दो या उससे ज्यादा डिवाइसेस के बीच फिजिकल कनेक्शन से एथरनेट बनता है। जब ज्यादा मात्रा में डेटा ट्रांसफर किया जाता है तो ये उसे उचित तरीके से पहुंचाने में मदद करता है। डेटा को खोने से बचाने के लिए एथरनेट के टॉप पर टीसीपी या आईपी की कई लेयर्स लगाई जाती हैं। नंदिता मैम, आजकल हम अपने मोबाइल से भी कंप्यूटर चला लेते हैं। ये कैसे संभव है? सही कहा राजेश। सबसे पहले मोबाइल कंप्यूटर्स 1980 के दशक में बने थे। हालांकि वो बहुत भारी थे और उन्हें कहीं ले जाना मुश्किल था। मैं तुम्हें मोबाइल कंप्यूटर्स या फोन्स के बारे में और बताती हूँ। पहला मोबाइल कंप्यूटर्स का विकास ऑसबॉर्न 1 और कॉम्पैक्ट पोर्टेबल ने किया था। हालांकि उन्हें प्लग इन करने की जरूरत पड़ती थी। अगर लैपटॉप्स की बात करें तो पहले बने कंप्यूटर को ग्रिड कंपासेस कहा गया। इन कंप्यूटर्स में बैटरीज लगी थीं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पूरी की जाती थी। टेक्नोलॉजी में रोज हो रहे बदलाव ने इसे पोर्टेबल बैटरी से चलाने में सफलता हासिल की। 2000 के दशक में पोर्टेबल कंप्यूटर्स बहुत लोकप्रिय हुए थे। उसके बाद स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स का इजाद किया गया। ये कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के जरिए काम करते हैं और बहुत कम वक्त में ही उन्होंने कंप्यूटिंग वर्ल्ड की दुनिया पर कब्जा कर लिया। क्या तुम्हें पता है राजेश, ईमेल कैसे बना? कृपया बताइए ना नंदिता मैम। इंटरनेट बनने के बाद एक नेटवर्क बनाया गया। ये नेटवर्क इंटरनेट कनेक्शन से जुड़े सभी कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता था। तो जिस किसी ने भी इंटरनेट ज्वाइन किया, उन्होंने ईमेल के सिद्धांत पर काम किया, जिससे वो एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकें या ईमेल के जरिए जानकारी भेज सकें। अब तो कई साइट्स हैं जो ईमेल सर्विस दे रही हैं।
इंटरनेट को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए मॉडेम या राउटर का विकास किया गया। वो इंटरनेट में कैसे काम करता है मैम? अगर तुम टेलीग्राफ लाइंस के बारे में जान जाओ तो तुम उसे आसानी से समझ जाओगे राजेश। जहाँ तक मैं जानता हूँ, टेलीग्राफ लाइंस वायर्स के जरिए 2 अलग-अलग जगहों पर डेटा ट्रांसमिट करती हैं। सही कहा राजेश, पर अब टेलीग्राफ का इस्तेमाल कम होता है। अब बात आती है वायरलेस टेक्नोलॉजी की। इसी वजह से मॉडेम बनाए गए। शुरुआती दिनों में टेलीफोन लाइंस के जरिए ही कंप्यूटर से संचार किया जाता था। मॉडेम के थोड़े वक्त बाद ही राउटर का विकास हुआ और अब वायरलेस कनेक्शन में राउटर बहुत तेजी से मॉडेम की जगह ले रहा है। राउटर का एक खास फायदा ये है कि ये एक साथ कई डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर्स, टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स में इंटरनेट सर्विस अवेलेबल करा सकता है। राजेश, तुम्हें वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में तो पता ही होगा। बिल्कुल मैम। मैं तुम्हें इसके शुरुआत के बारे में बताती हूँ। वर्ल्ड वाइड वेब का विचार सबसे पहले स्विट्जरलैंड के एक शोधकर्ता टिम बर्नर्स ने 1990 में दिया था। टिम बर्नर्स-ली ने सूचना संचार को बढ़ावा देने के लिए एक नया रास्ता चुना। उन्होंने एक लिंक के जरिए एक कंप्यूटर के किसी डॉक्यूमेंट को अलग अलग जगहों पर लगे हुए कंप्यूटर्स में खोलने की जिम्मेदारी ली। इसके लिए उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया जो आइडेंटिफाइंग सिस्टम URL या जिसे यूनिट रिसोर्सेज लोकेटर्स भी कहते हैं और एक इंटरफेस HTTP या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता था। बीतते वक्त के साथ जल्द ही ये बहुत लोकप्रिय हो गया। इसे वर्ल्ड वाइड वेब कहा गया। शॉर्ट में इसे WWW कहते हैं। WWW कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस को दुनिया भर में ग्राहकों तक पहुंचने का रास्ता देता है। सभी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, खासकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को इससे बहुत फायदा हुआ। राजेश, अब तो तुम बता सकते हो कि हम इंटरनेट पर कितने निर्भर हो गए हैं? बिल्कुल नंदिता मैम। इंटरनेट और WWW के बिना हमारा कोई काम पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इंटरनेट को लेकर अलर्ट रहें और किसी को भी अपने प्राइवेट कंप्यूटर और संचार में न घुसने दें। सही कह रही हैं मैम। तो आप इंटरनेट के बारे में और कुछ बता सकती हैं? दरअसल राजेश, इंटरनेट की यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। इसका सिलसिला चलता रहेगा। दुनिया भर के रिसर्च सेंटर्स में इंटरनेट और संचार से जुड़ी नई खोज जारी है। मैं सब समझ गया। इतनी ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया नंदिता मैम। अब तक जो भी सीखा है उसका रिकैप कर लेते हैं। किसी भी बटन्स पर क्लिक कर अब तक सीखी हुई जानकारी ले सकते हैं। अबैकस। अबैकस एक सरल उपकरण है। ये लकड़ी के एक फ्रेम से बना होता है जिसकी बीड्स धागे या लकड़ी के बार्स में अरेंज किए जाते हैं। पास्कलिन। ब्लेज पास्कल ने 17वीं शताब्दी में एक मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया जिसमें संख्याओं के साथ व्हील्स लगे थे। इसे ही अरिथमेटिक मशीन या पास्कलिन के नाम से जाना जाता है। चार्ल्स बेबेज इंग्लैंड के एक गणितज्ञ थे जिन्होंने पहली बार ये कहा था कि गणितीय गणनाएं एक ऑटोमेटिक मशीन के जरिए भी की जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि गणनाओं को आसान ऑपरेशंस में बदला जा सकता है।
इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता माना जाता है। एनियाक। अमेरिका में बना एनियाक या इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर यूएस में डेवलप पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। ENIAC कोलोसस से ज्यादा तेज और उपयोगी था। यूनिवर्सल कंप्यूटिंग मशीन। ट्यूरिंग ने एक बहुत ही आसान उपकरण यूनिवर्सल कंप्यूटिंग मशीन पेश की थी। उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि इस तरह की मशीन टेप में स्टोर्ड किसी भी गणनीय की निर्देश के मुताबिक गणना कर सकती है। मैनचेस्टर बेबी। मैनचेस्टर बेबी दुनिया का पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था। इसे विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के फ्रेडरिक सी विलियम्स, टॉम किलबर्न और जियोफ टूटिल ने मिलकर बनाया था। ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स ने सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स को जन्म दिया। वैक्यूम ट्यूब्स के मुकाबले ट्रांजिस्टर्स से कई फायदे हैं। वो छोटे होते हैं और वैक्यूम ट्यूब से कम पावर खर्च करते हैं। साथ ही उनमें हीट भी कम निकलती है। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी। इंटीग्रेटेड सर्किट का विचार सबसे पहले 1952 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के रॉयल रडार एस्टैब्लिशमेंट में काम करने वाले एक रडार साइंटिस्ट जियोफ्री W.A. डमर ने किया था। इसने ट्रांजिस्टर की जगह ले ली। माइक्रोप्रोसेसर। प्रीमियर माइक्रोप्रोसेसर इंटेल 4004 का विचार सबसे पहले इंटेल में काम करने वाले टेड हॉफ, फेडेरिको फैगिन और स्टैनले मेजर ने दिया और इसे बनाया। इसके साथ ही ये कंप्यूटर्स की सबसे आधुनिक तकनीक बन गई। ARPANET। अमेरिका की एक डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, जिसे APRA भी कहते हैं, उसने ये फैसला किया कि अलग अलग जगहों के अनुसंधान संस्थान में बैठे लोगों के साथ कंप्यूटर साझा किया जाएगा। इसी पर चलकर आगे डेटा लिंक्स शेयर करने के लिए एक नेटवर्क बना, जिसे हम ARPANET कहते हैं। एथरनेट। 1973 में एथरनेट के विकास ने ही आधुनिक संचार तकनीक को संभव बनाया। 2 या उससे ज्यादा डिवाइसेस के बीच फिजिकल कनेक्शन से एथरनेट बनता है। ईमेल। इंटरनेट बनने के बाद एक नेटवर्क बनाया गया। ये नेटवर्क इंटरनेट कनेक्शन से जुड़े सभी कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता था। इसी नेटवर्क को ईमेल कहा जाता है।